देश में आज एक किस्म का मिनी इलेक्शन था। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग थी। इसके अलावा वायनाड लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हुआ, जहां पर सबकी निगाहें प्रियंका गांधी वाड्रा पर हैं। और झारखंड में आज विधानसभा के पहले चरण के लिए वोट डाले गए। यहां की 43 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है, खूब वोट पड़े हैं। शाम 5 बजे तक ही 65% से ऊपर वोटिंग हो चुकी थी। अब इस बंपर वोटिंग को देखकर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है, जबकि विरोधी जो हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है। आज जब झारखंड में मतदान हो रहा था तो वहीं पर नरेंद्र मोदी चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे थे। 23 नवंबर को यानी रिजल्ट वाले दिन क्या होगा, मोदी ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया है। नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर अपना अनुमान क्या है और क्या वो अंदाजा पूरी तरीके से सही होने वाला है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ही दिनों में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा। क्या नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र और झारखंड की पूरी रिपोर्ट मिल गई है? क्या नरेंद्र मोदी को 23 नवंबर का रिजल्ट पहले ही पता चल गया है? क्या मोदी को पता चल गया है कि 23 नवंबर को झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है? क्या मोदी को रिपोर्ट मिल गई है कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सूपड़ा साफ होने वाला है? 23 तारीख को आघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस विरोधियों की नींदें उड़ा रहा है। अभी चुनाव के नतीजों में पूरे 10 दिन बाकी हैं। पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड में पूरे एक चरण का चुनाव बाकी है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के पास जो रिपोर्ट आई है वो विरोधियों को हिला रही है। बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो चुनावी नतीजों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। जो लोग राजनीति का गणित लगा के बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में जोड़ तोड़ करते हैं, ये इधर गया तो ऐसा होगा, उधर गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा। अरे देख लो, चुनाव का नतीजा यहां दिखाई दे रहा है। बीजेपी एकदम अलग लेवल पर खेल रही है। मोदी झारखंड में दावा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम साफ साफ दिख रहा है। मोदी दावा कर रहे हैं कि 23 नवंबर को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी ने तो अपने वोटर्स को शपथ ग्रहण में आने का न्योता तक दे दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अमित शाह का दावा है कि 23 नवंबर को अघाड़ी का सूपड़ा साफ होने वाला है। अमित शाह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। ऐसा लगता है कि इन दोनों चुनावी राज्यों में मोदी ने पूरा सर्वे कर लिया है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड से मोदी को कोई सीक्रेट रिपोर्ट मिल गई है, जिससे पता चल गया है कि बीजेपी जीत रही है। मैं उत्तर महाराष्ट्र में दूसरी बार आया हूं। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं। मराठावाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। चुनावों को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह बीजेपी के नारे खूब चल रहे हैं, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो या फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का। झारखंड के लिहाज से यह नारा बांग्लादेश घुसपैठियों की समस्या पर फिट बैठता है और इसी मुद्दे पर बीजेपी का एक और स्लोगन है, रोटी बेटी और माटी। ये मुद्दे और ये नारे बीजेपी के लिए भीड़ तो खूब जुटा रहे हैं। इसी बहाने बीजेपी आदिवासियों के
जल जंगल और जमीन का मुद्दा भी उठा रही है। आदिवासियों को बताया जा रहा है कि उनकी जमीनों पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। और मुझे तो लगता है झारखंड का मिजाज इस बार जेएमएम कांग्रेस की सरकार हटाना इतना नहीं है। इस बार झारखंड का मिजाज उनको कड़ी से कड़ी चुनावी सजा देने का मूड दिखता है मुझे। साथियों, जन जन में, मन मन में, हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ लोग हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, माता हो, बहन हो, नौजवान हो, सब दूर एक ही आवाज गूंज रही है। एक ही आवाज गूंज रही है। रोटी, बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। रोटी, बेटी, माटी। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जब वो पूरी कन्विंसिंग पावर के साथ ये सच्चाई झारखंड की जनता के सामने रखते हैं, जब वो उन्हें बताते हैं कि घुसपैठ से कैसे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो उसका असर होता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को रैलियों में आई भीड़ देखकर और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है और मोदी अपने वोटरों को शपथ ग्रहण का निमंत्रण तक दे रहे हैं। मैं झारखंड में जहां जहां गया हूं, हर एक रैली अगली रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती है। आज भी मैं जो देख रहा हूं जी, ये अद्भुत दृश्य है। जिनको राजनीति के हिसाब किताब करना ये जिनका कारोबार है, इतना इधर जाएगा तो ये होगा, इधर जाएगा तो ये होगा, ऊपर जाएगा तो ये होगा, इन सबको मैं कह रहा हूं मेहनत मत करो यार, जरा एक बार झारखंड में चक्कर लगा लो, नतीजा क्या आएगा पता चल जाएगा। साथियों, आपको लगता होगा कि आज मोदी जी क्यों आए हैं? क्या मैं आपसे वोट मांगने आया हूं? आपका प्यार इतना है, आपके आशीर्वाद ऐसे हैं कि वो तो आप मेरी झोली भर ही देते हैं। लेकिन मैं आज आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, न्योता देने के लिए आया हूं। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ही दिनों में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा। मैं आप सबको न्योता देने आया हूं उस शपथ समारोह के लिए। झारखंड में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग की इन्हीं लंबी लाइनों को देखकर बीजेपी खुश है। एक तरफ झारखंड में वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का सर्वे चल रहा था। झारखंड में आज पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले गए और बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक करीब 65% वोट डाले गए और अभी ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा जब अपडेट होगा। बम्पर वोटिंग का ये आंकड़ा बता रहा है कि झारखंड में माहौल तो बन रहा है और ट्रेडिशनली बम्पर वोटिंग पर यही माना जाता है कि वो सरकार बदलने के लिए हो रही है। सिर्फ 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में झारखंड में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की जीत हुई थी। आदिवासी बहुल राजमहल, दुमका और सिंहभूमि सीट पर जेएमएम जीती थी, जबकि खूंटी और लोहरदग्गा पर कांग्रेस की जीत हुई थी। लोकसभा चुनावों में यह साफ देखा गया
कि झारखंड में आदिवासियों के वोट बीजेपी को बहुत कम मिले और इसके पीछे आरक्षण खत्म करने वाली अफवाह भी जिम्मेदार थी। बीजेपी इस फैक्टर को जानती है, इसीलिए बीजेपी विधानसभा चुनावों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार आदिवासी किसी भी कीमत पर भ्रमित न हो। आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, हर झारखंडी को बचाना है। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। वैसे आज का इलेक्शन पैन इंडिया का इलेक्शन भी था। बहुत से राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में वोट डाला गया। इसके अलावा वायनाड लोकसभा के लिए भी वोटिंग हुई। पूरे देश की नजरें प्रियंका गांधी पर हैं। बाकी जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई उनमें राजस्थान की 7 सीटें, बिहार की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, कर्नाटक की 3, गुजरात, मेघालय और केरल की 1-1 सीटें शामिल हैं। सर्वे पूरा पैन इंडिया का है, लेकिन उपचुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस झारखंड के अलावा महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ दूसरी तरह के मुद्दे हैं। यहाँ ज्यादातर पॉपुलेशन शहरी है, इसलिए उनके रोजगार के, व्यापार और कारोबार के मुद्दे हैं, तो बीजेपी यहाँ उन्हीं को टैकल कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र के सेंटिमेंट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके गठबंधन को झटका लगा था। कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे का गठबंधन 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रहा था और बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को सिर्फ 17 सीटें ही मिली। लेकिन बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसने सिर्फ 6 महीने में ही पूरा सेंटिमेंट बदल दिया है। महाराष्ट्र में मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसने किसको धोखा दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टियां टूट गईं। लोकसभा में तो वोटर ने मोहर अजीत या शिंदे पर नहीं, बल्कि शरद और उद्धव पर लगाई। अब विधानसभा की बारी है। बीजेपी को लगता है कि फिलहाल उसने सारे सेंटिमेंट को मैनेज कर लिया है और इसके लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा हमला हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले नैरेटिव के खिलाफ किया है। इसी के खिलाफ बीजेपी बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का कॉन्सेप्ट लेकर आई। इस नैरेटिव पर नरेंद्र मोदी एक कदम और आगे चले गए हैं और पूरा चुनाव ओबीसी वर्सेस कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती है। आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया और 60 साल के बाद तीसरी बार बनने वाला बन गया। उनको नींद नहीं आ रही है और इसलिए गुस्सा ओबीसी समाज पे निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर वोटर अर्बन हैं, यानी शहरी और कस्बाई हैं। इसलिए उन्हें एड्रेस करने के लिए बीजेपी अलग मुद्दे चला रही है। वक्फ संशोधन एक्ट
मुस्लिम आरक्षण की मांग के खिलाफ बयान, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लाने का प्रस्ताव, आतंकवाद, नक्सलवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुद्दा चल रहा है। 10 साल तक वोट बैंक की राजनीति में इस सोनिया मनमोहन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। उरी और पुलवामा में उस वक्त भी हमला हुआ। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर पूरे देश से नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया। मैं आज कहकर जाता हूं 40 गांव वालों, आने वाले 26 के 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र एक पैसे वाला राज्य है। वो देश का नंबर 1 जीडीपी जनरेटर है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, विदेशी निवेश हैं, लोगों के खर्च करने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए वहां के मुद्दे अलग हैं। बीजेपी बहुत सफाई से महाराष्ट्र के लोगों को अघाड़ी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार का डर भी दिखा रही है। मेरी बात याद रखना, गलती से भी अघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है।